गुड स्टूडेंट्स, विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल टोंक से विज्ञान अध्यापक कक्षा 6 विज्ञान के अंतर्गत हमारा पाठ चल रहा है सजीव की विशेषताएं एवं उनके आवास, जिसमें हम आज ये देखेंगे अध्याय 1 में किए गए क्रियाकलाप 5 का स्मरण कीजिए। इस क्रियाकलाप में मूंग के बीज से अंकुर निकल आता है, अर्थात वे अंकुरित हो गए हैं। यह बीज से एक नए पौधे का प्रारंभ है। मूंग के कुछ सूखे बीजों को एकत्रित कीजिए। कुछ बीजों के एक ढेर को अलग रख दें तथा शेष को एक दिन के लिए पानी में भीगने के लिए रख दें। भीगे हुए बीजों को 4 हिस्सों में बांटें। उनमें से एक हिस्से को 3-4 दिन के लिए दूसरी तरह पानी में डुबो करके रख दें। सूखे हुए बीजों को तथा पानी में पूरी तरह डूबे हुए बीजों को बिल्कुल नहीं हिलाएं। भीगे बीजों में से एक भाग को धूप वाले कमरे में तथा दूसरे भाग को पूरे अंधेरे क्षेत्र में रख दें, जैसे कि अलमारी जिसमें धूप नहीं आती है। अंतिम भाग को बहुत ही ठंडे वातावरण में रखें, जैसे कि रेफ्रिजरेटर या उनके चारों ओर बर्फ लगा दें। इन 3 भागों को प्रतिदिन जल में नम रखें तथा अधिक जल को निकाल दें। कुछ दिन बाद आप देखते हैं क्या सभी 5 भाग समान रूप से अंकुरित होते हैं। क्या आप प्रकाश से दूर रखे भाग या अत्यधिक ठंडे परिवेश में रखे भाग में अंकुरण की दर में कमी या कोई भी अंकुरण नहीं देखते हैं। क्या आपने पाया वायु, जल, प्रकाश तथा ऊष्मा जैसे अजैव घटक सजीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है। वास्तव में ये अजैविक कारक सभी सजीवों के लिए महत्वपूर्ण है। सभी सजीवों के लिए महत्वपूर्ण है। वायु, जल, प्रकाश तथा ऊष्मा ये होंगे तभी आगे अजैव कारक होंगे। हम देखते हैं कि सजीव बहुत ठंडे और बहुत उष्ण परिवेश में भी पाए जाते हैं। क्या ऐसा नहीं है? ये जीव इस विषम परिस्थिति में जीवित रहने के लिए किस विशिष्ट व्यवस्था को अपनाते हैं। यहाँ अनुकूलन अल्प काल में नहीं होता। हजारों वर्षों की अवधि में किसी क्षेत्र में अजैव घटकों में परिवर्तन आते हैं। वे जंतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को नहीं ढाल पाते मर जाते हैं। केवल वे जीव ही जीवित रहते हैं जो अपने आप को बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। जंतु विभिन्न अजैव कारकों के लिए विभिन्न विधियों से अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। इसका परिणाम भिन्न आवासों में जीवों की विविधता का होना है। आइए कुछ आवासों, इनके अजैव घटकों एवं उसमें रहने वाले विभिन्न जीवों में अनुकूलन का अध्ययन करें। विभिन्न आवासों की यात्रा। कुछ स्थलीय आवास। अब हम आवासों की यात्रा कर रहे हैं, जिसमें पहला है मरुस्थल। मरुस्थल के अजैव घटकों एवं ऊंट के अनुकूलन के विषय में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले अन्य जंतुओं एवं पौधों में क्या होता है? क्या उनमें भी इसी प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं? मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप के ऊंट की भांति लंबे पैर नहीं होते। दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं। रात्रि में समय जब तापमान में कमी आती है तो ये जंतु बाहर निकलते हैं। मरुस्थल में उगने वाले कुछ सामान्य पौधों को चित्र 9.5 में दर्शाया गया है। यह पौधे मरुस्थल के प्रति किस प्रकार अनुकूलित हैं?
गमले में लगा एक कैक्टस तथा पत्तियों वाला एक पौधा कक्षा में लाइए। दोनों पौधों के कुछ भाग को पॉलीथीन थैली में ढक कर के उसी प्रकार बांधिए जिस प्रकार अध्याय 7 के क्रियाकलाप 4 में हमने पौधों में वाष्पोत्सर्जन का अध्ययन करते समय बांधा था। गमले में लगे पौधों को धूप में रख दीजिए तथा कुछ घंटे बाद इनका प्रेक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं कि आप दोनों पॉलीथीन थैलियों में एकत्रित जल को मात्रा में कोई अंतर देखते हैं। मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल को बहुत कम मात्रा में निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियों या तो अनुपस्थित होती है अथवा बहुत छोटी होती है। कुछ पौधों में पत्तियां कांटों शूल का रूप ले लेती है। इससे पत्तियों में होने वाले वाष्पोत्सर्जन में होने वाले जल हादसे में कमी आती है। नागफनी में पत्ती जैसी जिस संरचना को आप देखते हैं वह वास्तव में इसका तना है। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। तना एक मोटी मोमी परत से ढका रहता है जिसे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती है। ये था मरुस्थलीय आवास। अब ले रहे हैं हम पर्वतीय क्षेत्र। ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं। इनमें तेज हवा चलती है। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में पौधों एवं जंतुओं में अनेक प्रजातियां पाई जाती है। आपने चित्र 9.6 में दर्शाए गए वृक्ष देखे हैं। पर्वतीय आवास के कुछ वृक्ष देखेंगे आप, ये देखेंगे इस प्रकार। आगे इसमें आगे पढ़ रहे हैं अपन। यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं और तो यहाँ घूमने गए हैं तो आपने ऐसे अनेक वृक्ष देखे होंगे, परंतु क्या आपने ऐसे वृक्षों को अन्य वृक्षों से में भी देखा, अन्य क्षेत्रों में भी देखा है? ये वृक्ष अपने आवास में विद्यमान परिस्थितियों में रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित हैं? ये वृक्ष सामान्यतः शंक्वाकार होते हैं तथा इनकी शाखाएं तिरछी होती है। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती है। इसमें वर्षा का जल एवं हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। पर्वतों पर इन वृक्षों में से अधिक भिन्न आकृतियां एवं आकार वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिए इनमें से कुछ अन्य प्रकार का अनुकूलन हो सकता है। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु भी वहाँ की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं। उनकी मोटी त्वचा या फर ठंड से उनका बचाव करती है। उदाहरणतः शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका रहता है। पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होते हैं। यह बर्फ पर चलते समय उनके पैरों को ठंड से बचाता है। पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर उसे ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित बनाते हैं। जैसे जैसे हम पर्वतीय क्षेत्रों के ऊपर चढ़ते जाते हैं परिवेश का स्वरूप बदलते जाता है और हम विभिन्न ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले जीवों के अनुकूलन में विविधता दिखाई देती है। घास स्थल। शेर वन में अथवा घास स्थल में रहता है तथा एक ऐसा शक्तिशाली जंतु है जो हिरण जैसे जंतुओं का शिकार कर उन्हें मारकर खा जाता है। एक मटमैले हल्के भूरे रंग का होता है। एक शेर एवं हिरण का चित्र 9.8 के अंदर दिखाया गया है। ये चित्र देखेंगे आप।
ए और बी, है ना बेटा। इन दोनों जंतुओं की आंखें उनके चेहरे पर किस प्रकार स्थित होती है? इनकी आंखें हमेशा साइड की तरफ होती है। क्या वे चेहरे के सामने अथवा पार्श्व में है? पार्श्व भाग में होती है इनकी आंखें। शेर के अगले पैर के नखर लंबे होते हैं, जिन्हें वह पादुगलियों में के अंदर खींच करके छिपा सकता है। क्या शेर की यह संरचनाएं उसके जीवन यापन की में सहायता करती है? उसका मटमैला हल्का भूरा रंग शिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदानों में छिपाए रखता है। आपको प्रश्न बेटा, अगर शेर के नख कैसे होते हैं ये आपको बताना है, आगे देखेंगे। शिकार को पता भी नहीं चलता। चेहरे के सामने की आंखें उसे वन में दूर तक शिकार खोजने में सहायक होती है। एक दूसरा जंतु हिरण है, जो वन या घास स्थल में रहता है। पौधों के कठोर तनों को चबाने के लिए इसके मजबूत दांत होते हैं। हिरण को अपने शिकारियों, शेर जैसे जंतु जो उसे अपना शिकार बनाते हैं, की उपस्थिति की जानकारी आवश्यक है, ताकि वह उसका शिकार न बन सके, वहां से भाग जाए। उसके लंबे कान उसे शिकारी की गतिविधि की जानकारी देते हैं। इसके सिर के पार्श्व में दोनों ओर स्थित आंखें प्रत्येक दिशा में देख करके खतरा महसूस कर सकती है। हिरण की तेज गति उसे शिकार से दूर भागने में सहायक होती है। शेर, हिरण तथा अन्य जंतुओं एवं पौधों में और भी बहुत सी विशिष्ट संरचनाएं हैं, जो उन्हें उनके आवास में जीवित रहने योग्य बनाती है। प्रश्न है आज का आपका कि शेर और हिरण की जीवित रहने में जो परिस्थितियां हैं उन्हें बताइए। शेर एवं हिरण के जीवित रहने में जो परिस्थितियां आती है वो उन्हें बताइए। अब अपन ले रहे हैं कुछ जलीय आवास। समुद्र में रहने के लिए मछली के अनुकूलन के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरे बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर विधारा रेखीय होता है, जिससे वे जल में सुगमता से चल सकते हैं। स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता है। वे समुद्र की गहराइयों में तलहटी में रहते हैं तथा अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। जब वे जल में चलते हैं तो उन्हें अपने शरीर की धारा रेखीय बना लेते हैं। जल में श्वास लेने के लिए उनमें गिल, जिसे क्लोम कहते हैं, डॉल्फिन एवं हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होता। ये सिर पर स्थित नासादार अथवा वात छिद्रों द्वारा सांस लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं। वे समय समय पर समुद्री सतह जल से बाहर आकर के श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं एवं श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर लेते हैं। क्या आपने कभी दूरदर्शन पर अथवा समुद्री जीवन पर चलचित्र में डॉल्फिन की इस रोचक क्रिया को देखा है? तालाब एवं झील। क्या आपने तालाब, झील, नदियों एवं नालों में पौधों को उगे देखा? यदि संभव हो तो समय पड़ते किसी तालाब में भ्रमण कर जाइए, वहां दिखाई देने वाले कुछ पौधों को बाहर निकाल लीजिए। इन पौधों की पत्तियां, तने और जड़ें किस प्रकार व्यवस्थित हैं? इनमें से कुछ पौधों की जड़ें जलाशय की तलहटी की मिट्टी में स्थिर रहती है। स्थलीय पौधों में जड़ मिट्टी में जल एवं पोषकों अवशोषणों को महत्वपूर्ण कार्य करती है, परंतु जलीय पौधों में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती है एवं इनका मुख्य कार्य पौधे को तलहटी में जमाए रखना होता है। इन पौधों का तना लंबा
खोखला एवं हल्का होता है तथा जल की सतह तक वृद्धि करता है, जबकि पत्तियां फूल की सतह पर प्लवन करते रहते हैं। कुछ जलीय पौधे जल में पूर्ण रूपेण डूबे रहते हैं। ऐसे पौधों के सभी भाग जल में वृद्धि करते हैं। इनमें से कुछ पौधों की पत्तियां संकरी एवं पतली रिबन की तरह होती है। यह बहते जल में सरलता से मुड़ जाती हैं। कुछ अन्य जलमग्न पौधों में पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होती है, जिसमें जल इनके बीच में बहता रहता है और पत्ती को कोई भी क्षति नहीं पहुंचती। जलमग्न पौधे ऐसे हैं जिनके अंतर्गत बहते हुए पानी में ये पत्तियां मुड़ जाती है और जल बहता रहता है और इनके ऊपर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। आगे देखेंगे। मेंढक आमतौर पर तालाब में पाया जाने वाला एक जंतु है। यह तालाब के जल एवं स्थल दोनों पर रह सकता है। इसके पक्षपाद लंबे एवं मजबूत हैं, जो उन्हें छलांग लगाने एवं शिकार पकड़ने में सहायता करते हैं। इनके पक्षपाद में जालयुक्त पदांगुलियां होती है, जो उन्हें तैरने में सहायता करती है। हमने केवल कुछ ही जंतुओं एवं पौधों की चर्चा की है, जबकि विभिन्न आवास में रहने वाले जीवों की संख्या बहुत अधिक है। अध्याय 7 में सुझाए क्रियाकलापों के अंतर्गत जब आप पत्तियों की एल्बम तैयार कर चुके होंगे, तब आप पौधों की अनेक प्रजातियों के बारे में जानकारी कर चुके होंगे। कल्पना कीजिए कि यदि हम पृथ्वी के सभी क्षेत्रों में उपलब्ध पौधों की पत्तियों का एल्बम तैयार करें तो उनमें से कितनी विविधताएं मिलेगी। यहाँ तक रखेंगे बच्चों। अब आपको करना है इसके अंतर्गत कि जलीय पौधे कैसे होते हैं और इनकी पत्तियां क्या कार्य करती हैं। ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न कि मेंढक को उछलने में क्या सहायता करते हैं या मेंढक किस प्रकार से उछलता है। इन प्रश्नों को आपको करना है। कल हम देखेंगे हमारे आसपास के जीव। तब तक के लिए बाय, गुड बाय बच्चों। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आज 14 दिसंबर है। तब तक के लिए, कल तक के लिए बाय, गुड बाय बच्चों। थैंक यू, शुक्रिया।